हेलो दोस्त, मैं प्रकाश बरनवाल आपका स्वागत करता हूं आपके ऑनलाइन शिक्षण प्लेटफॉर्म पर। दोस्त, आज कुछ ट्रेंडिंग टॉपिक ही लिए हैं, दक्षिण चीन सागर विवाद। जैसा कि आप लोगों को पता है, हर एक ट्रेंडिंग टॉपिक सबसे पहले नहीं, मतलब कि आ जाता है तुरंत। एक दो दिन बीतता है, तुरंत आ जाता है कि हमारे चैनल पर कौन सा ट्रेंडिंग टॉपिक चल रहा है। हो सकता है 3-4 दिन लग जाए बनाने में, लेकिन आ जाता है। जितने भी ट्रेंडिंग टॉपिक आते हैं वहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा होती हैं। 100% होता है, समझ लीजिए, मान के चलिए, इस चाहे जो एग्जाम हो उसमें 100% संभावनाएं बन जाती हैं कि जो ट्रेंडिंग टॉपिक है वहाँ से क्वेश्चन जरूर बनता है। सारे पेपर में आता है, आपको करना पड़ेगा, चाहे PCS हो, IAS हो, या फिर आपका कोई छोटे मोटे एग्जाम जैसे रेलवे हो गया, SSC हो गया, और बाकी स्टेट PSC हो गया, इन सब में पूछे जाते हैं। तो आज का टॉपिक आप लोग को दिख रहा है दक्षिण चीन सागर विवाद। दक्षिण चीन सागर विवाद क्या है, ये हम लोग आज पूरे अच्छे से इसका हिस्ट्री भी पढ़ेंगे, इसमें क्यों विवाद में छिड़ा हुआ है, इसके बारे में जानेंगे। क्यों चाइना इस जगह को अपने में मिलाना चाहता है या फिर इस पर कब्जा करना चाहता है, इसकी क्या विशेषताएं हैं, इसके बारे में देखेंगे। विवाद का कारण क्या है, इसके बारे में देखेंगे। दक्षिण चीन सागर का क्या महत्व है, क्यों इसके पीछे पड़ा है चाइना, ठीक है, इसके बारे में देखेंगे। भारत जब इस पे विवाद छिड़ा हुआ है सारे देशों के साथ चाइना का इस समय दक्षिण चीन सागर पे, तो इसका लाभ कैसे उठा सकता है, क्या करे भारत की उसको फायदा हो, ठीक है, मतलब क्या करना चाहिए या फिर क्या कर रहा है भारत। तो ये सब हम लोग स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हम मैप के माध्यम से आप लोग को बता देते हैं कि दक्षिण चीन सागर का लोकेशन कहाँ पे है। आप लोग को पता है पूरे वर्ल्ड में 3 ओशियन है, पैसिफिक ओशियन, इंडियन ओशियन और अटलांटिक ओशियन। पैसिफिक ओशियन है पूरे विश्व का सबसे बड़ा ओशियन माना जाता है, जो कि जोन 1 बोलते हैं ना, जो आपका एक भूकंप आता है, भूकंप जोन 1 में आ जाता है पैसिफिक ओशियन का। इधर वाला जापान वाला इलाका, नीचे इंडोनेशिया, फिलीपींस, यह सब इलाका जो है वह जोन 1 में आ जाता है, भूकंप जोन 1 में, इसको आप लोग याद रखिएगा। और पैसिफिक ओशियन में पूरे विश्व का सबसे बड़ा गर्त है, जिसे बोलते हैं मरियाना ट्रंच, 11,000 लगभग, यानी कि 10,900-800 के आसपास में है गहराई उसकी। और यही पूछ लिया जाता है इंडियन ओशियन, जो इंडिया के बिल्कुल नीचे है। इंडिया का मैप, अभी सारा मैप हम आपको दिखाएंगे, मैप के माध्यम से ही पढ़ाएंगे, आप लोग बिल्कुल चिंता ना करिए। तो इंडियन ओशियन के बिल्कुल नीचे, इंडिया के देश के बिल्कुल नीचे, जिसके नाम पे पड़ा है इंडियन ओशियन, ठीक है, इंडिया के नाम पे पड़ा है इंडियन ओशियन। उसी ओशियन में भी एक दूसरा सबसे बड़ा गर्त है पूरे वर्ल्ड का, जिसको बोला जाता है सुंडा गर्त। इंडोनेशिया का जो जावा द्वीप है उसी के जस्ट बगल में, यानी कि सुंडा गर्त, जो कि 9,000 के आसपास में। आपको मैप के माध्यम से बताते हैं दक्षिण चीन सागर का लोकेशन कहाँ पे है। देखिएगा, हम 2-3 मैप के माध्यम से बताएंगे। यह वर्ल्ड का मैप है, आप लोग जैसा कि देख रहे हैं यहाँ पे देखिएगा। आप लोग 2-3 मैप लिए हैं, सबके माध्यम से बताएंगे। पहले वर्ल्ड के मैप से बता देते हैं, फिर एशिया का मैप से बताते हैं, ठीक है। देखिए, ये देख रहे हैं आप लोग, ये देखिए, ये इंडिया है हमारा, ये इंडिया है, और यहाँ पे यह चीज़ देखिए आप लोग, ये चीन है, यह पूरा पोर्शन चीन है, और यहाँ पे जापान है। जापान में 4 आइलैंड है, होक्काइडो, होन्शु, क्यूशु, शिकोकू। क्रम से पूछ लिया जाता है कभी कभी कि इनको क्रम से लगाइए, जापान के आइलैंड को क्रम से लगाइए, तो आपको लगाना पड़ता है होक्काइडो ऊपर से नीचे, मतलब कि अगर मैप देखें तो मैप में ऊपर नॉर्थ, ऐसे देखिए, अगर हम लोग ऐसे खड़े हो जाएं, हमारे इस वाले, मतलब कि राइट हैंड, हमारे राइट हैंड, अगर आप लोग हमारे तरफ फेस किए हुए हैं तो आपके लेफ्ट हैंड, मतलब कि बायां वाला हाथ हमारा, लेकिन दायां वाला हाथ की तरफ क्या हो जाएगा, पूरब हो जाता है। और ऊपर, बिल्कुल ऊपर देखेंगे तो उत्तर हो जाता है, ठीक है। और इस साइड यानी कि पूरब के बिल्कुल विपरीत पश्चिम, और यहाँ पे दक्षिण, ठीक है। इस तरह मैप में ही इस तरह डायरेक्शन दिखाया जाता है, आप लोग इसको दिमाग में सेट कर लीजिए। इस तरह पूछ लिया जाता है, ऊपर से नीचे जापान का जो आइलैंड उसको सेट करिए, तो आप लोग बताएंगे होक्काइडो, होन्शु, क्यूशु, शिकोकू, 4 आइलैंड मेजर हैं। उसमें एक विवादित है, आप लोग बताएंगे, जो कि होक्काइडो के ऊपर और रूस के नीचे। जैसे देखिए यहाँ पे है ना, यह वाला रूस का इलाका है, यह पूरा रूस का इलाका है। देखिए आप लोग को दिख रहा होगा, करीब से देखिए, यह वाला देखिए रूस का इलाका है पूरा, यह रूस का इलाका है। यह वाला जापान है, जापान में होक्काइडो, होन्शु, क्यूशु, शिकोकू, क्यूशु, इस तरह है। तो जो होक्काइडो है उसी के पास उसके जस्ट पीछे, मतलब उसके उत्तर में, होक्काइडो के उत्तर में, और यह वाला रूस है, रूस के दक्षिण में एक द्वीप पड़ता है, जो कि जिसका नाम है, आप लोग बताएंगे क्यूराइल द्वीप, जिसमें कि जापान और
रूस का विवादित क्षेत्र माना जाता है, विवादित आइलैंड माना जाता है, जिसपे कि रूस का अधिकार है। कौन सा आइलैंड है? क्यूरिल आइलैंड, आप लोग याद रखेंगे। इसी तरह अभी आगे एक और आइलैंड है जिसमें उसको जाना जाता है आपका सेनकाकू, सेनकाकू आइलैंड से। सेनकाकू आइलैंड बिल्कुल यहाँ पे है, मतलब कि अगर देखा जाए ये जापान देख रहे हैं, जापान के जस्ट नीचे, मतलब कि दक्षिण में, जापान के दक्षिण में और चाइना के पूरब में एक आइलैंड है जिसका नाम है सेनकाकू द्वीप। सेनकाकू द्वीप है, उस पर भी इस समय तो जापान का अधिकार है। बहुत समय पहले जब ब्रिटिश शासन कर रहे थे तो उस समय जापान के कब्जे में था पहले से ही, तो जापान पे अभी तक अधिकार है, लेकिन उस पर अधिकार जमाने का प्रयास करता है अपना चीन। चीन की हड़प नीति एक तरह से कर लिए, वन रोड बेल्ट योजना जो चल रही है ना, पूरे इंडियन ओशियन को घेरने का, बस इसी पॉलिसी को लेके वह पूरे देश में एक महाशक्ति के रूप में उभरना चाहता है। सोच रहा है कि हम अमेरिका को पीछे छोड़ें, ठीक है, लेकिन इसी कारणवश वह अपने जाल में खुद ब खुद फंसता चला जा रहा है ना। इसी तरह वह इंडियन ओशियन में जो आपका देखा जाए दक्षिण चीन सागर, देखिए दक्षिण चीन सागर यही है यहाँ पे, दक्षिण चीन सागर, पहले एलओसी है, एलओसी के नीचे साउथ सी है, साउथ चाइना सी, फिर उसके बाद एलओसी के जस्ट ऊपर नॉर्थ सी है, ठीक है, आप लोग याद रखेंगे। अब आपको हम एशिया के मैप से बताते हैं, ध्यान से देखेंगे आप, वर्ल्ड का मैप था या, अब एशिया के मैप से देखते हैं आप लोग, ठीक है, समझेंगे अच्छे से। ये देखिए एशिया का मैप है, आप लोग ध्यान से देखिएगा। देखिए जापान हो गया, यह है आपका पूर्वी सागर, पूर्वी सागर यहाँ पे है आपका दक्षिणी चीन सागर, और यहाँ पे उत्तरी चीन सागर। तो दक्षिणी चीन सागर जो है यहीं पे कब्जा करना चाहता है। यहीं पे 3 आइलैंड है, आप लोग याद रखेंगे, जो फिलीपींस का ही उस पर कब्जा है, ठीक है। 3 आइलैंड का नाम क्या है बताएंगे? पार्सल द्वीप, ऊपर से नीचे का निकाल के सेट करने के लिए आ जाता है। तो दक्षिण चीन सागर का जो 3 इसमें विवादित आइलैंड है उसका नाम याद रखिए, पार्सल आइलैंड, फिर उसके बाद आ जाता है स्पार्टबोरो आइलैंड। स्पार्टबोरो पे पूरा लगभग फिलीपींस का ही इस समय शासन चलता है, ठीक, फिलीपींस भी उस पर कब्जा किया हुआ है। तो सबसे पहले क्या है ऊपर? स्पार्टले नहीं, पार्सल स्पार्टबेरो के नीचे जस्ट नीचे आ जाता है आपका स्पार्टले, पार्सल के बाद स्पार्टबोरो के बाद स्पार्टले, 3 हैं, याद रखेंगे तीनों का नाम, ठीक है, पार्सल, स्पार्टबोरो और स्पार्टले, 3 आइलैंड है, तीनों पे इस समय विवादित का क्षेत्र बना हुआ है। अगर आप लोकेशन देख लिए, एक चीज और देख लीजिए, यहाँ पे इंडिया है, इंडिया के जस्ट पूर्व में आपका दक्षिण चीन सागर पड़ जाता है। पूछा जाता है इंडिया के किस तरफ पड़ता है तो आप तुरंत बता देंगे, इंडिया के जस्ट पूर्व में। और यहाँ पे आपका इंडियन ओशियन है, ये इंडियन ओशियन है, यह आपका पैसिफिक ओशियन का पार्ट पड़ जाता है। पैसिफिक ओशियन इधर है पूरा, पैसिफिक ओशियन के बिल्कुल पश्चिम में पड़ जाता है दक्षिण चीन सागर, और इंडियन ओशियन के ऊपर, यानी कि अगर हम लोग ऐसे चलें, ऐसे उत्तर पूर्व, यानी कि उत्तर पूर्व में पड़ जाता है हमारा दक्षिण चीन सागर इंडियन ओशियन के। और इधर आपका अटलांटिक ओशियन है, बिल्कुल ठीक है, ये आप लोग जानते हैं अटलांटिक ओशियन, जहाँ पे सबसे ज्यादा जिस ओशियन से सबसे ज्यादा व्यापार होता रहता है, लगभग 60% या 50% के ऊपर लगभग व्यापार उसी क्षेत्र से होता है, और लगभग 30% व्यापार जो होता है हमारा यहाँ से होता है, इंडियन ओशियन से होता है, इंडियन ओशियन से नहीं दोस्त, दक्षिण चीन सागर वाले इलाके से होता है, ठीक है, इसको आप लोग याद रखेंगे। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका मलय प्रायद्वीप है, मलय नीचे आएंगे जो पूरब आपका भारत है, भारत के पूरब में कितनी सारी कंट्री हैं आप लोग याद करते चलेंगे। देखिए यहाँ पे बांग्लादेश है, म्यांमार है, थाईलैंड है, थाईलैंड के ऊपर लाओस के ऊपर आपका इधर वाला इलाका, यह वाला वियतनाम है, वियतनाम का कैपिटल मनीला है, इसको याद रखेंगे। इसी तरह थाईलैंड के बिल्कुल साउथ, ये देखिए साउथ ईस्ट में आपका थाईलैंड पड़ जाता है, थाईलैंड बोल रहे हैं, कंबोडिया पड़ जाता है, थाईलैंड के बिल्कुल साउथ ईस्ट में कंबोडिया पड़ जाता है। कंबोडिया से थोड़ा सा आगे जाएंगे इसके ईस्ट की तरफ तो आपका वही उसके आगे एक देश आ जाता है जिसका नाम है मनीला के बिल्कुल पूरब में ही दक्षिण चीन सागर पड़ता है, ठीक है, इसको ध्यान दे दीजिए आप लोग ध्यान दिए होंगे। तो आगे देखिए, अब यहाँ पे इंडियन ओशियन से हमको अगर मान लीजिए दक्षिण चीन सागर में जाना हो तो हम लोग कैसे जाएंगे? यहाँ से निकलेंगे, आप मान लीजिए कि कोलकाता पोर्ट से निकल रहे हैं, कोलकाता पोर्ट से इंडिया के निकले, अंडमान निकोबार होते हुए यहाँ से आप आ गए सुमात्रा द्वीप पे आ गए, जावा सुमात्रा यह द्वीप है इंडोनेशिया का, ठीक है, कलिमंतर यह इंडोनेशिया के समय कैपिटल हो चुका है, जो बोर्नियो द्वीप पर है। बोर्नियो द्वीप एशिया का सबसे बड़ा आइलैंड है, इसको ध्यान रखिएगा, पूरे विश्व का सबसे बड़ा आइलैंड आप लोग को पता है कौन सा आइलैंड है? ऊपर है ग्रीनलैंड ना, ग्रीनलैंड सबसे बड़ा आइलैंड है, ठीक है, इसको याद रखेंगे आप लोग, ग्रीनलैंड। चलिए अब यहाँ से हम लोग आ गए मलय प्रायद्वीप सिंगापुर। अब सिंगापुर और इंडोनेशिया के बिल्कुल बीच में, या फिर मलय प्रायद्वीप
और सिंगापुर के बिल्कुल बीच में मलक्का द्वीप है। मलक्का द्वीप से होते हुए हम लोग पहुंच जाते हैं यहाँ से, समझ लीजिए यहाँ पे अब आप लोग यह वियतनाम होते हुए, वियतनाम हो गया पड़ेगा रास्ते में, और बोर्नियो द्वीप पड़ेंगे। बोर्नियो द्वीप से होते हुए, जो कि बोर्नियो द्वीप इंडोनेशिया का ही पार्ट है, बोर्नियो द्वीप से बिल्कुल वेस्ट से होते हुए आप पहुंच जाएंगे दक्षिण चीन सागर में। तो यह वाला इलाका आप लोगों का कंफर्म हो गया है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में पढ़ते हैं कि एक चीज़ और देख लीजिए, जो अंतर्राष्ट्रीय लाइन है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जिसे बोलते हैं, वह इसी जगह से होकर गुजरता है। बेरिंग स्ट्रेट है, बेरिंग स्ट्रेट के जस्ट ऊपर चुक्सी सागर है, चुक्सी सागर, यहाँ से आपका बेरिंग, यहाँ से आपका जो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा गुजरता है। अब यहाँ से निकलेगा, यहाँ से बोला जाता है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कितनी बार अपना मुड़, मतलब कितनी बार उसको मोड़ा गया है, शिफ्ट करने के लिए, देश को अलग अलग बांटने के लिए, देश को सेपरेट करने के लिए कितनी बार उसको फोल्ड किया गया है। तो आप लोग बताएंगे वह 5 जगह फोल्ड हुआ है, 5 बार उसको फोल्ड किया गया है ना। और एक चीज याद रखेंगे कि जो बेरिंग स्टेट है वह अलास्का और इधर वाला पैसिफिक सी या अकोस्टक सी और अलास्का को अलग करता है। अलास्का खाड़ी है जो कि बहुत पुरानी बात है, उस अलास्का पहले रूस का पार्ट हुआ करता था, लेकिन बाद में उसे बहुत सारे लीज पे या फिर कह लीजिए जो अमेरिका था उसको हड़प कर उसको कुछ रुपए या फिर कह लीजिए कुछ करोड़ रुपए, कुछ करोड़ डॉलर रुपए चुकता कर दिया, जिससे कि अब वहाँ पे शासन अमेरिका का चलता है ना। अगर आप लोग इतनी बातें समझ में आ गई है आप लोग को, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। आखिर क्या कारण है विवाद का? विवाद का कारण क्या है दक्षिण चीन सागर में, क्यों उसको हड़पना चाहता है? ठीक है, देखिए ध्यान से, चीन के द्वारा ध्यान सुनेंगे अब आप लोग, विवाद का कारण है, ध्यान से देखेंगे। विवाद का कारण बताने जा रहे हैं अब, क्या विवाद का कारण है। अभी तक तो आप लोकेशन जान लिए, विवाद का कारण क्या है। विवाद का कारण देखिए, सबसे बड़ा जो स्टार्ट हुआ विवाद चीन के द्वारा दक्षिण चीन सागर क्षेत्र में सैन्य अभ्यास के आयोजन, मतलब कि वहाँ पे सैन्य अभ्यास या कह लीजिए या फिर पेट्रोलिंग हमेशा चीन करता रहता है, लेकिन इजाज़त नहीं है। अमेरिका तो हर जगह करता है, लेकिन चीन भी अपने बिना छुप छुपा के हर जगह करता रहता है, सोचता है कि यहाँ पे कोई देख नहीं रहा है। लेकिन आप लोग को पता है यूएसए का इतनी पैनिक नज़र है, वो तुरंत पकड़ लेता है ना, पकड़ लेता है। थोड़ी सी भी गलती हुई इन लोग से तो तुरंत वह पकड़ेगा और रिमांड पे ले लेता है ना। तो इसी तरह चीन के द्वारा दक्षिण चीन सागर के क्षेत्र में सैन्य अभ्यास के आयोजन के साथ ही बड़े पैमाने पर सैन्य टुकड़ियों की तैनाती भी कर दी गई, बिना किसी से पूछताछ किए, बिना अमेरिका के या फिर बिना किसी देश से सलाह लिए, ये सब काम इसका चलता रहता है। ये समझ लीजिए एक हड़प नीति का काम करता है, सोचता है कि हम जिधर भी निकल जाएं, वो देश की स्टार्टिंग से ही हड़प नीति रही है। जब से यह देश उभरा है तब से इसकी हड़प नीति ही इसका साथ देते हुए, कह लीजिए नसीब इसका साथ देता हुआ आज यह समझ लीजिए जो तिब्बत है उसको पूरा हड़प लिया, इधर आ गया आपका दक्षिण चीन सागर में, अब बोल रहा है कजाकिस्तान की तरफ बढ़ रहा है, उधर रूस की तरफ भी छोटा मोटा विवाद है, फिर अचानक से अफ्रीका के बिल्कुल वेस्ट वाले पार्ट में भी आ गया था मछली पकड़ने के इरादे से। तो इस तरह हर जगह इसकी हड़प नीति चलती रहती है ना। तो यह जब अपना तैनाती यहाँ पे सेना का कर देता है दक्षिण चीन सागर में, इस वजह से कर देता है ताकि इस क्षेत्र में किसी भी देश को घुसने से मना कर दिया जाए, रोका जा सके, जिससे चीन और अमेरिका के बीच दक्षिण चीन सागर को लेकर टकराव दिन पे दिन स्थिति बिगड़ती चली गई, बढ़ती चली गई। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ आप लोग ध्यान से देखेंगे। चीन की इसी हरकत के कारण वियतनाम के विदेश मंत्रालय के अनुसार कुछ दिन पूर्व ही चीन के तटरक्षक बल के एक पोत द्वारा वियतनाम के मछली पकड़ने वाले जो वहाँ के नौकायन थे उनको डुबोने का एक अपराध बताया गया है। किसके द्वारा? आपके वियतनाम के विदेश मंत्रालय द्वारा इसको बताया गया। फिर इसके बाद क्या हो गया, चाइना तो बौखला गया कि अब हम पकड़े जा रहे हैं, मतलब हमारी सारी पोल एक तरफ से खुलने लगी उसकी पोल। बाद में सारे देश जितने भी ईस्ट वाले थे, नॉर्थ ईस्ट वाले थे ना, फिलीपींस हो गया, आपका थाईलैंड हो गया, आपका इंडोनेशिया हो गया, इधर वियतनाम वगैरह सब हो गए, सब लाओस वगैरह, मतलब सब उसके विरुद्ध जाने लगे, सब इंडिया का साथ देने लगे। जापान भी इंडिया का साथ इस समय दे रहा है। कह लीजिए कि होता है ना, ऊंट एक दिन पहाड़ के नीचे आता है, बस वही हाल हो रहा है। इसी तरह विवाद बढ़ती रही। तो आपको पता है 2 महाशक्ति हैं, एक यूएसए है, एक चीन है, दोनों आपस में लड़ेंगे, और जब 2 बंदर आपस में लड़ते हैं तो बिल्ली फायदा उठा लेती है ना। तो इसी तरह कोई देश आएगा अपना फायदा उठा के चला जाएगा, है ना। क्योंकि इसी तरह जब सेकंड वर्ल्ड वार, फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ था, उसका आप लोग कहानी देखेंगे तो बस यही सब कहानियां थी उसमें। बीच में कोई आया था, अपना निकल लिया था उठा के, बस ये सारी चीजें थी विवाद का। अब हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से, दक्षिण चीन सागर का महत्व क्या है। दक्षिण चीन सागर का महत्व बहुत बड़ा है दोस्त। अगर देखा जाए तो मछली उत्पादन की दृष्टि से पहले स्टार्ट करते हैं। पहला, दक्षिण चीन सागर को दुनिया के सबसे व्यस्त जलमार्गों में से एक माना जाता है। सबसे व्यस्त जलमार्ग आपको पता है अटलांटिक ओशियन, जो कि आपका अरब की खाड़ी और
हाँ तो दोस्त, हम लोग रीजन 1 देख लीजिए, अब रीजन 2 के बारे में बात करते हैं। आप लोग को पता है दक्षिण चीन सागर में आपको स्टार्टिंग बता दिए 3 द्वीप हैं, 3 मेजर द्वीप हैं, स्पार्टले, स्कारबोरो और पार्सले। स्पार्टले, पार्सल्स और स्कार्डबोरो। जो कि स्कार्डबोरो है वहाँ पे मछली उत्पादन एक तरह से कह लीजिए बहुत ज़्यादा होता है, मछली उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि वहाँ पे दो कह लीजिए आपका एक तरह से 2 धाराएं, एक ठंडी जलधारा, एक गर्म जलधारा, क्यूरेशियो और ओएसियो। ओएसियो जो है गर्म जलधारा है, क्यूरेशियो जो है ठंडी जलधारा है। ये दोनों जब आके मिलती हैं दक्षिण चीन सागर में, मिलने की वजह से, यहाँ पे मिलने की वजह से यहीं पे प्लैंकटन नाम का एक फल कह लीजिए तत्व जो मछलियों का भोजन है, फूड है, वह पनपने लगता है। इनके पनपने के कारण वहाँ पे मछली उत्पादन या फिर मछलियों की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। मछलियों की संख्या बढ़ने की वजह से वहाँ पे पूरे देश का लगभग 10% मत्स्य व्यापार होता है। कितना परसेंट? 10%। आप लोग याद रखेंगे, पूरा 10% मत्स्य उत्पादन के कारण ही उसका लालचपन बढ़ने लगा। चीन का लालचपन बढ़ने लगा। वह इस क्षेत्र को सोचा कि अपने कब्जे में कर लें, ठीक है, अपने कब्जे में कर लिया और इस पर अपना हक जमाने लगा। अपने दादा परदादा का गिनाने लगा कि हमारे यहाँ के दादा थे, परदादा थे। इस तरह की सारी नौटंकी उसकी आज से नहीं, बहुत पहले से ही दिन पे दिन बढ़ती जाती है। आप लोगों को पता है कि आप लोग अगर पढ़े होंगे इंडिया का जो आपका लद्दाख वाला विवाद है, अभी आया है चैनल पे, आप लोग उसको देखिए। उसके बाद नेपाल को भी उकसाने लगा। वो नेपाल को भी उकसा रहा है कि आप नेपाल भी अपने मैप में दिखा चुके हैं 3 भारत के क्षेत्र, कलिमंतर, लिम्पियाधुरा और आपका एक आपका और है जो कि नेपाल और काला पानी क्षेत्र। 3 क्षेत्र हैं, तीनों क्षेत्र ये अपने मैप में दिखाया है। नेपाल किसके प्रेशर से? आप लोग को पता है किसके प्रेशर से? चीन के प्रेशर से, जो कि इंडिया के विरुद्ध अपना कह लीजिए एक तरह से विरोध प्रकट किया हुआ है कि चीन का यही रणनीति है कि जितने भी देश हैं भारत के चारों तरफ, उसको अपने मिला लिया जाए और भारत को अकेला छोड़ दिया जाए। लेकिन भारत है, जब बात फूल की होती है तो फूल से बात करते हैं हम लोग, लेकिन जब बात डंके की आती है तो डंकों को बजाने के लिए हम लोग पीछे नहीं हटते हैं, डंका बज ही जाता है। तो एक न एक दिन उसका भी बजेगा। वो भी कुछ आप लोग को पता है, कुछ मोदी जी का ऐसा कमाल रहता है कि डंका भी उसका बज जाए और उसको कानों कान खबर भी ना हो, ठीक है। जैसे कि आप लोग को पता है, पहले आपका कुछ ऐप बंद किया गया, फिर 89 ऐप बंद किया गया, इस तरह 49, 89 करके कुछ ऐप बंद किए गए। इस तरह कुछ कह लीजिए कि इस समय देख रहे होंगे IPL का जो स्पॉन्सर है वीवो, उसको भी हटा दिया गया। इस समय ड्रीम 11 आ गया है। तो ये सब सारी चीज़ें होती रहती हैं। अब उसको समझ में आता रहता है धीरे धीरे। वैसे खैर उस छोटी छोटी बातों से उसको फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि उसका बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है इंडिया के हर एक कंपनी में, लगभग उसका इन्वेस्टमेंट है। तो धीरे धीरे करके इंडिया भी रास्ते पे अब आ रहा है। तो यही रीजन था कि वह समझ लीजिए कि इसी तरह वह दक्षिण चीन सागर पर अपना हक जमाना चाहता है। एक चीज़ और देखिएगा, जैसे कि प्लैंकटन यहाँ पे आ रहा है, प्लैंकटन आपका दक्षिण चीन सागर में 2 जलधाराओं के मिलने से, उसी तरह अटलांटिक ओशियन में भी 2 जलधाराएं मिलती हैं। कौन कौन सी जलधारा? आप लोग याद रखेंगे, कैनारीज की धारा और लेब्राडोर। कैनारीज की धारा लेब्राडोर इधर से जाती है नीचे से, मतलब कि इक्वेटर की तरफ से, और कैनारीज जो आती है, कैनारी की धारा ऊपर से आती है, मतलब कि आर्कटिक सेक्टर से जब आती है। तो यहीं पे जो आपका यह वाला भाग है अमेरिका का, नॉर्थ अमेरिका का अटलांटिक ओशियन वाला पार्ट है, वहीं पे सार्गेसो सागर, आप लोग को पता है सार्गेसो सागर सबसे बड़ा सागर जो है इसी जगह है। सार्गेसो सागर सबसे बड़ा सागर नहीं, सार्गेसो सागर बस आप लोग याद रखिए, यहीं पे है। कहाँ पे है? बोला जाता है किस 2 धाराओं के मिलने से सार्गेसो सागर बनता है, तो आप लोग याद रखिएगा, ऊपर से कैनारीज की धारा आती है और नीचे से लेब्राडोर, जो कि ठंडी धारा है लेब्राडोर, और ये आपका गर्म जलधारा, दोनों मिलते हैं। तो यहाँ प्लैंकटन का उत्पादन, प्लैंकटन एक प्रोडक्ट है, एक फूड है मछलियों का, इस वजह से यहाँ पे भी मछलियाँ बहुत ज़्यादा उत्पादित की जाती हैं। जैसा कि दक्षिण चीन सागर में 10%, यहाँ पे लगभग उससे ज़्यादा ही कह लीजिए। एक चीज़ और है दोस्त, पूरे देश का जितना भी व्यापार होता है, एक रीजन और रहता है, खैर कर एक रीजन और है जिससे कि चीन अपना दक्षिण चीन सागर पे हक जमाना चाहता है। यह रीजन है कि दक्षिण चीन सागर में लगभग 30% व्यापार, जैसे कि आपको पता है आपका जो अटलांटिक ओशियन है वहाँ पे तो लगभग 50 से 55% व्यापार होता है उस पूरे अटलांटिक ओशियन से। इसी कारण से समझ लीजिए वहाँ पे तो नहीं जा सकता क्योंकि बहुत दूर है उससे, फिर भी उसका कुछ नहीं कहा जा सकता। वह कूदता फूंदता मेढकों की तरफ पहुँच सकता है, बोल सकता है कि मेरे दादा यहाँ घूमे थे, मेरे परदादा यहाँ पे घूमे थे, या मेरा क्षेत्र है वह तुम्हारा क्षेत्र है। इस तरह उसकी रणनीति रहती है। जैसा कि आपको पता है 1 बेल्ट 1 रोड पॉलिसी इस समय चल रहा है, नीचे से पूरा घेरता हुआ इंडिया को जा रहा है, ठीक है, विकसित कर रहा है। इंडिया भी बनाता जा रहा है अपना पोर्ट वगैरह, ठीक है, अपना पोर्ट उसके काउंटर में हर एक जगह बनाया हुआ है। तो इस तरह
लगभग 30% व्यापार इस क्षेत्र से भी होता है आपके, इस क्षेत्र से आपके इंडियन ये आपका जो है ना दक्षिण चीन सागर से लगभग 30% होता है। इस कारण से और उसका जो है लालचपन एक तरह से बढ़ गया है। वो सोचता है कि हम एक पावरफुल देश के रूप में जाने जाएं आगे, इस वजह से वह क्षेत्र को कब्जा कर रहा है। ठीक है, तो लोग दक्षिण चीन सागर का क्या कारण है विवाद या फिर क्यों हड़प रहा है, सब सारी चीज़ें देख लिए। अब थोड़ा सा इतिहास देख लेते हैं। इतिहास में हम लोग यह देख लेते हैं कि दक्षिण चीन सागर की शुरुआत आखिर कैसे हुई, इसके बारे में कुछ देख लेते हैं। आप लोग बस सुनते रहिए, दिमाग से सुनते रहिए, अब कुछ नोट करने की जरूरत नहीं है। आप लोग सुनिए, एक बार दो बार वीडियो को पॉज करके देखिए, सब कुछ समझ में आएगा, 100% समझ में आएगा, हम गारंटी देते हैं समझ में आएगा। 2-3 बार रिवीजन करिएगा, ठीक है। बस इसमें जितने आइलैंड आ रहे हैं ना, जो बताया जा रहा है दक्षिण चीन सागर में जितने आइलैंड है, और आपका जापान के साथ, जापान चीन के साथ सेंकाकू द्वीप जो उस पर विवाद है इस समय, उसको याद करेंगे। फिर इसके बाद आपका रूस वाला जो साइबेरियन एरिया है उसके जस्ट नीचे, और होक्काइडो, होन्शु, शिकोकू, क्यूशू, ये 4 आइलैंड है जापान के। तो जो ऊपर वाला आइलैंड है होक्काइडो, उसके नॉर्थ में, और जो आपका साइबेरियन एरिया है रूस का, उसके दक्षिण में उसी जगह एक आइलैंड है जहाँ पे जिसका नाम है, आप लोग याद रखें, क्यूरिल आइलैंड से नाम जाना जाता है, क्यूराइल आइलैंड से नाम से जाना जाता है। तो दोनों में से कोई क्यूरिल आइलैंड आप लोग याद रखें, क्यूरिल, KURIEL, क्यूरिल आइलैंड। तो उस पर इस समय रूस का अधिकार है, लेकिन अपना जापान भी अधिकार जमाता है। जैसे कि आपका यहाँ पे सेंकाकू द्वीप है बिल्कुल चाइना के ईस्ट में, और जापान के क्यूशू, होक्काइडो, होन्शु, शिकोकू, क्यूशू जो आइलैंड है उसके जस्ट समझ लीजिए, कह लीजिए दक्षिण में। इस तरह वो जैसे कि वह दोनों में विवाद है, उसी तरह रूस और जापान में भी विवाद। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं थोड़ा सा दक्षिण चीन सागर की शुरुआत कैसे हुई, क्या कारण है आखिर, है ना। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। उसमें कुछ चीज़ें बताते हैं आपको जो कि फैक्ट है, समझ लीजिए। आप लोग को यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन मिलेंगे, आप लोग डायरेक्ट उसको लिखेंगे किसी भी एग्जाम में, कर लीजिए, चाहे यूपीएससी का हो, चाहे IAS का हो, मतलब चाहे स्टेट PSC हो, चाहे NTPC, मतलब डायरेक्ट आ सकते हैं आपके एग्जाम, यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सर्वप्रथम वर्ष 1947 में, आप लोग ध्यान सुनिएगा, यहाँ पे लिखते भी रहिएगा, कोई दिक्कत नहीं, आप लोग लिखेंगे भी तो वीडियो पॉज करके लिखते रहिए। सर्वप्रथम वर्ष 1947 में, 1900 लिखवा रहे हैं आप लोग, चलिए लिख देते हैं। 1947 में मूल रूस है, पहले रूस जो आपका रूस बटा नहीं था, उसको USSR नाम से जाना जाता था। ठीक है, बाद में 1991 में ही विघटन होता है ना, 15 देशों में लगभग वह विघटित हो जाता है। जो आपका मिडल एशिया है, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ये सब उसी से बढ़ के निकले हुए हैं ना, कट के निकले हुए हैं। तो आप लोग याद रखेंगे इस चीज़ को। लगभग जब 1947 में मूल रूस से चीन गणराज्य की कुओमिलांग, आप लोग याद रखें, कुओमिलांग सरकार ने, याद रखेंगे पहले कुओमिलांग याद कर लीजिए नाम, कुओमिलांग सरकार ने 11 डैश लाइन, जो आपको पता है ना, 11 डैश लाइन से पूरा दक्षिण चीन सागर को घेर दिया, के माध्यम से दक्षिण चीन सागर में अपने दावों पर प्रस्तुत किया गया, मतलब कि अपने दावों को प्रस्तुत किया। कौन? कुओमिलांग सरकार ने दक्षिण चीन सागर में 11 डैश लाइन से अपना अधिकार या फिर अपना दावा प्रस्तुत किया UN के सामने, या फिर कह लीजिए पूरे वर्ल्ड के सामने। लेकिन बाद में क्या होता है, चीन की कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा, बाद में यही मामला बाद में कई सालों बाद चीन की कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा मुख्य भूमि चीन पर, जो मुख्य भूमि है चीन का, देख रहे हैं आप ना, कब्जा हुआ है पूरा हर तरफ से, तिब्बत उब्बत सब लेकर। ठीक है, मुख्य भूमि चीन पर अधिकार करने और वर्ष 1949 में पीपुल्स रिपब्लिकन ऑफ चाइना का गठन करने के बाद, टॉकिंग, आप याद रखेंगे, उसी दक्षिण चाइना सी में एक टॉकिंग की खाड़ी है, आप लोग को पता होगा, आप लोग देखेंगे उसमें मैप में देखेंगे, एटलस में टॉकिंग की खाड़ी है, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। जैसे आपका चुक्सी सी है, नीचे बेरिंग स्टेट है, फिर यहाँ पे ओखोस्टा का सागर है, बिल्कुल पीछे अलास्का है, उसी तरह एक टॉकिंग की खाड़ी है, टॉकिंग की खाड़ी को क्या कर दिया, वो 11 डैश लाइन से बाहर कर दिया। पहले तो बाद में 11 डैश लाइन से ये सरकार ने दिखाया था, ये वाली सरकार, बाद में लेकिन यह आती है कम्युनिस्ट पार्टी पीपल्स रिपब्लिकन ऑफ चाइना का जब गठन हो जाता है, तो टॉकिंग की खाड़ी को 11 डैश लाइन से बाहर कर देता है, जिसके कारण 11 डैश लाइन को 9 डैश लाइन के नाम से जाना गया। अब 11 डैश लाइन को 9 डैश लाइन से जाना गया, लेकिन आगे चलकर क्या हुआ, देखिए, चीन द्वारा वर्ष 1958 के घोषणा पत्र में
9 डैश लाइन को आधार पर, 9 डैश लाइन के आधार पर, 9 डैश लाइन को कहिए या फिर इसके आधार पर दक्षिण चीन सागर के द्वीपों, जितने भी 3 द्वीप बताए ना, स्पार्टले लिख देते हैं, ध्यान देखिएगा। पार्सल है, फिर यहाँ पे स्पार्टबोरो है फिलीपींस वाले इलाका में, फिर यहाँ पे आ जाता है आपका पार्सल स्पार्टबोरो, फिर यहाँ पे आ जाता है आपका पार्सल स्पार्टबोरो स्प्रेटलिस, इसका नाम स्प्रेटली है, स्प्रेटलिस आप लोग याद रखेंगे, याद हो जाएगा। थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत होते हैं क्योंकि ऐसे नाम ही है इनके। तो पार्सल स्पार्टबोरो स्प्रेटली 3 आइलैंड है जहाँ पे इसमें विवाद भी हो रहा है। खैर बाद में यही जो आपका ये सरकार आई पीपुल्स रिपब्लिकन ऑफ चाइना गठन हुआ, तो वह टॉकिंग की खाड़ी को जब डैश लाइन 11 डैश लाइन से निकाल दिया गया तो 9 डैश लाइन के क्षेत्र में ये तीनों आइलैंड पड़ जाते हैं, जिसपे कि स्पार्टबोरो पे स्पार्टले पर किसका अधिकार है, फिलीपींस का अधिकार है। उसको अपने कब्जे में लेने लगा चीन, बोला कि यह हमारा पूरा इलाका है। ये 9 डैश लाइन जहाँ से भी जाता है, जैसे उसकी बाप की बपौती हुई होती है ना, इस तरह से कुछ वर्ड होते हैं जो कि बोल दिया जाता है। आप लोग उस पर दिल पे मत लीजिएगा, है ना, क्योंकि एक तरह से नाराजगी जताई जा सकती है, नाराजगी हो जाती है इतना चीन के प्रति कि उसके इस हरकत से, मतलब कि समझ लीजिए कि सारे इंडियन देशवासियों के दिल में आग लगा होता है ना, आग लगा हुआ ही है कि इतना ज़्यादा यह हरकत जब यह ऐसा कर रहा है क्यों भारत नहीं कर सकता। कि भारत की यही पॉलिसी है। अभी भारत की पॉलिसी बताते हैं, पहले स्टार्ट करते हैं यहाँ से, ठीक है। अब देखिए चीन के इस दावे पर, जो 9 डैश लाइन को दावा बताया अपना, चीन के इस दावे के कारण से वियतनाम के स्पार्टले, वियतनाम इधर पड़ता है, वियतनाम इधर पड़ता है, यह वाला इलाका, ठीक है, इधर स्पार्टबोरो है फिलीपींस की तरफ, स्पार्टली वियतनाम की तरफ, ठीक है, इधर वियतनाम पड़ता है। वियतनाम के स्पार्टले और पार्सल द्वीप, पार्सल और स्पार्टले बल्कि उसके क्षेत्र में आ जाते हैं, वियतनाम के पार्सल और स्पार्टले द्वीप समूह 9 डैश लाइन के अंतर्गत आ गए। मतलब कि वह इस पे किसका अधिकार था, वियतनाम का, लेकिन उसके 9 डैश लाइन के अंतर्गत जब आ जाते हैं तो वियतनाम और चाइना के बीच विवाद छिड़ जाता है। प्रमुख कारण यही होता है कि यह दोनों वियतनाम के क्षेत्र में आ जाते हैं, स्पार्टले फिलीपींस वाले देश रहते हैं, सब एक तरह से किसके विरोध में खड़े हो जाते हैं, चाइना के विरोध में, और यूएन में अपना आवाज उठाते हैं, है ना। क्योंकि यह दो ऐसे द्वीप हैं, यह दोनों पार्सले और स्पार्टबोरो ऐसे द्वीप है जहां प्राकृतिक तेल और गैस प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, ठीक है, बहुत ज़्यादा मात्रा में उपलब्ध है, जिस कारण से इसके पीछे चाइना पड़ा हुआ है। अब एक चीज़ हम लोग देख लेते हैं, यह चीज़ अगर आप लोग को इतनी चीज़ें समझ में आई हों तो हम लोग कुछ चीज़ें और देख लेते हैं। अब इसके आगे हम लोग देख लेते हैं, क्या चीन के इस क्षेत्र का दबाव, क्या चीन का इस क्षेत्र पर दबाव करना सही है या नहीं, आप लोग बताइए, सही है कि नहीं सही है। अगर सही है तो क्यों सही है, अगर नहीं सही है तो क्यों नहीं सही है। हम तो कहेंगे नहीं सही है। क्यों नहीं सही है, ध्यान से देखेंगे, नहीं सही है। हम तो कह रहे हैं नहीं सही है। अगर नहीं सही है तो क्यों नहीं सही है, इसके बारे में सुनिए। 1982 में यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन हुआ था। 1982 में यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी, ध्यान सुनेंगे, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सी, ऑन द लॉ ऑफ सी, ध्यान देखेंगे कब हुआ था यह समझौता, कब यह क्षेत्र हुआ था, तो बताएंगे आप 1982 में यह समझौता हुआ था। यह 1982 में समझौता हुआ था, ठीक है, सारे देशों के बीच यूएन द्वारा, ठीक है। किसी भी देश की, यह बोला गया था इसमें, किसी भी देश की समुद्री सीमा 200 नॉटिकल मील, यह आपको पूरा ज्योग्राफी वाला सेशन चल रहा है उसमें पढ़ाया गया है, कितनी सीमाएं किस देश की होती हैं, कहाँ तक होती हैं, यह पूरा समझाया गया, आप लोग उसको देखिए। तो यह बोला गया कि समुद्री सीमा, जब मान लीजिए यहाँ पे आपका वियतनाम है, या मान लीजिए वियतनाम है, यह वाला इलाका फिलीपींस है, और इधर वाला इलाका जो है यह चीन का है, यह चीन का है, यह वियतनाम है, और यह आपका फिलीपींस है। तो इस फिलीपींस के इधर लगभग 200 नॉटिकल मील तक, 200 नॉटिकल माइल तक पूरा इसका क्षेत्राधिकार होगा, ठीक है। इसी वाले क्षेत्र में आपका आ जाता है स्पार्टबोरो आइलैंड, और यहाँ पे पार्सल और स्पार्टले, पार्सल और स्पार्टल आइलैंड इसके 200 नॉटिकल मील के अंदर आ जाता है, किसके, वियतनाम के, और स्पार्टबोरो आइलैंड फिलीपींस के 200 नॉटिकल मील के अंदर आ जाता है। इस वजह से जो कन्वेंशन हुआ था, जो 1982 का समझौता हुआ था यूनाइटेड नेशन द्वारा, उसके द्वारा चीन का विवाद करना गलत साबित हो जाता है, क्योंकि 200 नॉटिकल माइल के बाहर वह अंतर्राष्ट्रीय अधिकार हो जाता है उसमें, मतलब सारे देश का अधिकार है।
200 मतलब कि 200 तक केवल उसी देश का अधिकार रहेगा जिस देश के आधार से, आधार एक रेखा खींच दी जाती है, उस आधार से 200 नॉटिकल मील तक मार्क कर लिया जाता है। 200 नॉटिकल माइल बाद अंतर्राष्ट्रीय पूरा उस पर अधिकार होता है, लेकिन 200 नॉटिकल तक उस देश का अधिकार होता है। इस वजह से ये 200 नॉटिकल जो माइल है इसी के अंदर आ जाता है स्पार्डबोरो आइलैंड, जो कि जिसपे चीन अपना अधिकार जमा रहा है। इस वजह से वह गलत हो जाता है, उसका अधिकार जमाना गलत साबित हो जाता है। और इसी तरह जब पार्सल पे भी अपना अधिकार जमाता है, पार्सल आइलैंड और स्पार्डबोरो आइलैंड, स्पार्डबोरो नहीं स्पेटली, पार्सल और स्पार्डबोरो, इन तीनों पे उसका अधिकार जमाना इस वजह से गलत हो जाता है, सीधे याद रखिए, क्योंकि यूनाइटेड नेशन द्वारा 1982 में कन्वेंशन हुआ था, उसके थ्रू यह बताया गया था कि हर देश के चारों तरफ 200 नॉटिकल मील एक आधार से उसके लाइन खींच दी गई। इस लाइन के अंदर जितने भी द्वीप, आइलैंड, जो भी चीज आता है, उस पर अधिकार उस देश का होगा जिस देश को आधार मान के खींचा गया है। उसके बाहर ही आप अधिकार जमाइए, या फिर उसके बाहर भी नहीं जमा सकते, क्योंकि वो अंतर्राष्ट्रीय तौर पे देखा जाता है। एक तरह से सारे देशों का, ये अगर 200 नॉटिकल मील है इतना, तो इसके बाहर यह वाला इलाका पूरा, इस पे सारे देश का अधिकार रहेगा, केवल एक देश का नहीं। तो इस वजह से चीन का अधिकार जमाना एक गलत कर सकते हैं हम लोग, ठीक है, और गलत है भी दोस्त। अब हम लोग कुछ अलग से बातें कर लेते हैं, इसको ध्यान से देखिएगा, बस 5 मिनट और मजा आ जाता है, थोड़ा सा एनर्जी मिल जाती है। देखिए ध्यान से आप लोग, दक्षिण चीन सागर में जो विवाद छिड़ा हुआ है, अब इसमें भारत का क्या भूमिका है, भारत की क्या भूमिका है, भारत को क्या करना चाहिए, इससे कैसे फायदा उठाना चाहिए, ठीक है। अब देखेंगे ध्यान से, दक्षिण चीन सागर विवाद का भारत के लिए पूर्वी एशियाई पड़ोसियों, जितने पूर्वी एशिया देश हैं, आसियान देश भी बोला जाता है, आप लोग याद रखेंगे, आसियान देश में 10 कंट्री आती हैं, जो कि पूरा पूर्वी वाला इलाका, इंडोनेशिया हो गया आपका, देखिए बता देते हैं आप लोग को, इसीलिए इसी तरह बता देते हैं। देखिए जो आसियान देश होता है उसमें आपका जैसे म्यांमार हो गया, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, वियतनाम, आपका मलेशिया, आपका इंडोनेशिया, सिंगापुर और इधर फिलीपींस हो गया, और इधर आपका हो जाता है यही मलेशिया। मतलब इतने 10 कंट्री आ जाते हैं आसियान के अंदर। उस पर इस समय क्या कर सकता है इंडिया, उनको भरोसा दिला सकता है, उनका विश्वास जीत सकता है, विश्वास जीतकर उनसे अपना रिश्ता कायम कर सकता है। इस कायम कर उनका, क्योंकि वह इस समय चीन के विरोध में है, तो चीन जब हम लोग के चारों के तरफ के देश को अपने तरफ मिला रहा है, तो हम लोग भी यह पॉलिसी अपना सकते हैं कि उनके जिस देश से उसका विरोध चल रहा है उसके साथ हम लोग रिलेशन बना लें, अपना व्यापार शुरू कर दें। और एक तरह से कह लीजिए कि भारत 2014 से 2014 के बाद, 2014 के पहले सुन लीजिए, 2014 के पहले भारत का लुक ईस्ट पॉलिसी चलती थी, लेकिन उसी लुक ईस्ट पॉलिसी को वो बदलकर क्या कर दिया, एक्ट ईस्ट पॉलिसी। एक्ट ईस्ट पॉलिसी मतलब कि हम लोग क्या करेंगे, इसका उद्देश्य यह है कि हम लोग क्या करेंगे, पूर्व के देशों के साथ व्यापार शुरू करेंगे, ठीक है, पूर्व के देशों के साथ व्यापार में हस्तक्षेप बढ़ाएंगे, आयात निर्यात बढ़ेगा, और दोनों देशों में हर पूर्वी देश से हमारा क्या होगा, रिश्ता अच्छा कायम हो पाएगा। तो इससे भारत एक फायदा उठा सकता है ना। इस समय हम लोग के अब बताइए विदेश मंत्री कौन है, तो बताएंगे आप, एस जयशंकर विदेश मंत्री हैं, ठीक है। और अगर एक चीज़ और देख लीजिए आप, चलिए इतना तो बहुत है, आप लोग समझ गए होंगे कि पूरा सिनेरियो क्या है। अब एक चीज़ बता देते हैं, चीन, जैसे कि हम अगर यहाँ पे भारत का मैप बनाएं रफली, आप लोग ध्यान से देखिएगा, इसको माइंड में लीजिएगा, ये भारत का मैप है, यहाँ पे श्रीलंका है, ठीक है, ध्यान से देखेंगे, और यहाँ पे बांग्लादेश है, यहाँ पे म्यांमार है, ठीक है, और इधर पाकिस्तान है, इधर अरब देश हैं सब, इधर अरब देश हैं, इधर इसके अगर इधर हम देखें, इधर नॉर्थ है, साउथ है, ईस्ट, वेस्ट है, तो बिल्कुल साउथ वेस्ट में ही हमारा पड़ जाता है अरब कंट्री, जिसमें कि संयुक्त अरब अमीरात, कतर, यमन, ओमान, ये सब आ जाते हैं ना, जहाँ से जिसको बोला जाता है अरब की खाड़ी, जहाँ से पेट्रोलियम वगैरह ज़्यादा आयात निर्यात होते हैं, पेट्रोलियम के माइंस वगैरह बहुत ज़्यादा उसी जगह है, ठीक है। तो यह वाला साउथ वेस्ट वाला इलाका ही इधर आ जाता है आपका, कह लीजिए अरब की खाड़ी की तरफ, ठीक है। तो यहाँ पे आपका पाकिस्तान है, पाकिस्तान इधर आपका समझ लीजिए, यह तिब्बत है, तिब्बत के ऊपर इधर चीन है, उसके ऊपर इधर रूस आ जाता है ना, रूस, इधर आपका इधर आपका मिडल एशिया वाले सब जिसमें टान लगा है, सारे कंट्री आ जाते हैं, अफगानिस्तान वगैरह। तो अब देखिए, अब ध्यान से देखेंगे, ग्वादर पोर्ट के नाम से श्रीलंका कुछ सालों पहले 90 साल के लीज पर, या फिर कह लीजिए 90 साल के लीज पर उसको कुछ पैसा वगैरह देकर ये क्या कर देता है, उसको पहले उधार एक रेडी बना देता है हर देश को, फिर उसके बाद उसको चूसना शुरू करता है। ये चीन की पॉलिसी होती है। इसी तरह कुछ साल पहले श्रीलंका को, ये श्रीलंका है, श्रीलंका को इस तरह पैसे उधार देते देते उसको डुबो दिया कर्ज में,
जब कर्ज में डुबो देता है तो इसी जगह उसका एक ग्वादर पोर्ट है, उसको 90 साल के लीज पे ले लेता है। बोलता है कि 90 साल तक यहाँ पे मेरी जितनी भी सैन्य शक्ति होगा, जितने भी पोर्ट वगैरह होंगे, यहाँ पे हम इस पे हमारा अधिकार होगा। कब तक? 90 साल तक। यहाँ पे बना लिया कौन सा? ग्वादर पोर्ट। आप लोग याद रखेंगे, ग्वादर पोर्ट। ये किसका है? चीन का और श्रीलंका के साथ। याद करेंगे, चीन का श्रीलंका के साथ। अभी बताते हैं काउंटर भी किया हुआ है जो हमारा यह इंडियन ओशियन है ना, इंडियन ओशियन है। इंडियन ओशियन में वन बेल्ट वन रोड पॉलिसी चलाना चाहता है पूरा ऊपर की तरफ, पूरा एशिया को एक जाल में बिछाना चाहता है, एक रोड में उसको एक कह लीजिए एक मोती की माला में उसको गुथ देना चाहता है सारे देशों को, चीन। लेकिन इसी चीन के पॉलिसी को ब्रेक करने के लिए इंडिया जो है काउंटर करना चाहता है इसे। बस काउंटर कर ही रहा है, वह भी हर एक पोर्ट, हर देश में अपना पोर्ट बना रहा है। अभी बताते हैं। ग्वादर पोर्ट हो गया चीन का, किसके साथ? श्रीलंका के साथ, ठीक है। उसके बाद हम्बनटोटा, हम्बनटोटा याद रखेंगे। हम्बनटोटा भी किसके कहते हो? ग्वादर पोर्ट। सॉरी दोस्त, यहाँ पे ग्वादर नहीं है, एक चीज याद रखिएगा आप, यहाँ पे ग्वादर पोर्ट नहीं है। या ग्वादर पोर्ट तो यहाँ पे पाकिस्तान के पास है, पाकिस्तान में है ग्वादर पोर्ट, यहाँ पे बनाया है। यहाँ पे जो लीज पे लिया हुआ है उसका नाम है हम्बनटोटा। क्या नाम है? हम्बनटोटा, हम्बनटोटा, हम्बनटोटा पोर्ट, ठीक है। पीछे थोड़ा सा गलत बोल दिए थे, उसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। बस ग्वादर पोर्ट के प्लेस पे हम्बनटोटा कर लीजिएगा, बस। उसके बाद सब कुछ सही बोला गया था, ठीक है। क्योंकि जल्दी जल्दी बोलते में गलती हो जाती है, दिमाग से स्किप कर गया। यहाँ पे है ग्वादर पोर्ट, जो कि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर से एक रोड के द्वारा तिब्बत से होते हुए जोड़ा गया है। भारत इस पे कह लीजिए यूएन में इसकी बात चर्चाएं वगैरह करता है, लेकिन चीन का पॉलिसी देखकर या फिर चीन की तरफ से, चीन की बहुत सारे भावनाओं से लोग डर के कह लीजिए कि आवाज़ अपना एक तरफ कर लें। क्योंकि उस समय आपको पता है यूएन में करीब मेजोरिटी चाहिए होती है किसी बात को रखने के लिए, है ना। तो यहाँ पे आप लोग याद रखें ग्वादर पोर्ट, यहाँ पे हम्बनटोटा, श्रीलंका और चीन का। इसके बाद आप लोग बताएंगे चिटगोंग, बांग्लादेश में। यह बांग्लादेश है। बांग्लादेश में क्या है? चिटगोंग पोर्ट, चिटगोंग पोर्ट है, जो कि चीन और बांग्लादेश के सहयोग से बना है। बांग्लादेश में बनाया चीन ने अपना पोर्ट, ठीक है। इसके बाद कियांफू पोर्ट है म्यांमार में। म्यांमार में यहाँ पे है कियांफू पोर्ट। कौन सी? की देखिए KIYAMPHU, कियांफू पोर्ट के नाम से जाना जाता है, जो म्यांमार का चीन के साथ पोर्ट बना हुआ है, ठीक है। इसका रिलेशन यहाँ से, यह मतलब देख रहे हैं एक माला में गुथ रहा है पूरे इंडियन ओशियन को, भारत के चारों तरफ काउंटर कर रहा है। इसी तरह आपको पता होगा कुछ साल पहले डोकलाम में भी विवाद हुआ था भूटान के साथ, तो बाद में भारत के प्रेशर की वजह से वो उसको रद्द कर दिया जाता है। एक तरफ दोनों आ जाते हैं, झगड़ा प्रसाद होने वाला रहता है, लेकिन सब शांत हो जाता है माहौल, ठीक है। यह पोर्ट आप लोग याद रखेंगे। फिर इसके बाद कुछ और पोर्ट हैं जो भारत के हैं, हम उसको बता देते हैं। देखिएगा, म्यांमार में भारत का कौन सा पोर्ट है? तो आप लोग बताएंगे म्यांमार में जो भारत का पोर्ट है सितवे पोर्ट, जो कि किसको काउंटर कर रहा है? कियांफू पोर्ट को काउंटर कर रहा है। मतलब कौन सा पोर्ट है बताएंगे आप? सितवे पोर्ट, सितवे, वो किसका है? इंडिया का है, ठीक है। यहाँ से जो आपका कोलकाता पोर्ट है, यहाँ से इंडिया एक कुछ दूर तक, लगभग 700 से 800 किलोमीटर तक जल के माध्यम से, उसके बाद 108, 102 या फिर इस तरह है 116 किलोमीटर के आसपास में, उसको यहाँ पे पहुँचने के बाद सितवे पोर्ट पर, म्यांमार में सितवे पोर्ट पर पहुँचने के बाद लगभग 700-800 किलोमीटर की रास्ता तय करने के बाद वह इसका जो यहाँ से कुछ रोड के माध्यम से, पहले तो जल के माध्यम से कुछ दूर, फिर उसके बाद रोड के माध्यम से हम लोग पहुँच जाते हैं मिजोरम में। आपको पता है नॉर्थ ईस्ट में मिजोरम, फिर उसके ऊपर मणिपुर, फिर उसके ऊपर नागालैंड, फिर उसके ऊपर अरुणाचल प्रदेश, है ना। इस तरह आप लोग को पूरा मैप के माध्यम से पढ़ाया जा रहा है ज्योग्राफी। आप लोग नहीं पढ़ रहे हैं तो वहाँ पे आइए, आप लोग पढ़िए, ठीक। सितवे पोर्ट हो गया। इसके बाद सितवे पोर्ट के बाद ट्रिंकोमाली भारत और श्रीलंका में है, यहाँ पे है। अगर यह पूरा श्रीलंका है तो यहाँ पे अगर आपका हम्बनटोटा है तो इसके बगल में यहाँ पे आपका कौन सा है? ट्रिंकोमाली। कौन सा? ट्रिंकोमाली पोर्ट। यह भारत और श्रीलंका के बीच है, ठीक है। इसको याद रखेंगे, जिसका श्रीलंका में है, भारत का पोर्ट है, जो कि काउंटर करने के लिए ही बनाया गया है। एक तरह से चाबहार पोर्ट भी था। यहाँ पे ईरान है ना, यहाँ पे ईरान है, इस तरफ ईरान है, पाकिस्तान के जिस बगल में ईरान है, तो ईरान में भी एक अभी चाबहार पोर्ट भारत का है, जिसमें कि चीन उसको समझ लीजिए एक तरह से उसको भी रेडी कर रहा है, उस पर अपना इन्वेस्टमेंट वगैरह कर रहा है, जिससे कि भारत को चीन ईरान बोल दिया कि आप बहुत ज़्यादा लेट कर रहे हैं, विलंब कर रहे हैं, जिसकी वजह से भारत को निकाल दिया गया है शायद इस वाले कह लीजिए ट्रेड से, जिसमें कि दोनों मिलकर अपना चाबहार पोर्ट तैयार कर रहे थे। और कुछ विलंब के कारण इस समय जान ही रहे हैं सबकी आर्थिक स्थिति कैसी है हर देश की, लेकिन चाइना अपना वही रूट अपनाया हुआ है, वह जहाँ मन कर रहा है तहाँ घुस जा रहा है ना। तो इस तरह आप लोग याद रखेंगे। अगर ये दक्षिण चीन सागर का विवाद अच्छे समझ में आया है
क्या क्या कारण है, भारत की उस पर क्या भूमिका है। तो बस इससे ज़्यादा ही कुछ नहीं पूछेगा भारत में, सॉरी इस टॉपिक से आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहिए, ठीक है। इस तरह बहुत सारे टॉपिक आए हैं, उसको देखिए, और आगे भी टॉपिक आएंगे बहुत सारे, आप लोग देखिए। बिल्कुल ज्योग्राफी डिटेल से और पढ़ाया जा रहा है, इसमें आके आप लोग देख सकते हैं, ठीक है दोस्त। तो आज के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।